हेलो एवरीवन। डेट है आज की 13 अक्टूबर 2020। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको नोट्स के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट न्यूज़ आ रही है, गवर्नमेंट मूव्स टू स्पर डिमांड। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, डिमांड नहीं आ रही है, तो उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को जो भी डिमांड है उसको इनकरेज करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपीज़ का मिनी स्टिमुलस जो है वो दिया हुआ है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं और पीएसयूज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है वो कुछ चीज़ें मार्केट से परचेस कर सकते हैं। जो उनको ट्रैवल अलाउंस मिलता है उसके बेसिस पे वो कोई भी जो मार्केट से अब वो ट्रैवल नहीं कर पाए हैं कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, तो वो मार्केट से पैसे उसी मनी से कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं और वो बिल जो है वो अगर शो करते हैं गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट उनको रिटर्न में मनी दे सकती है। और साथ ही साथ इंटरेस्ट फ्री जो लोन है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया है 12,000 करोड़ रुपीज़ का 50 ईयर के टेन्योर के लिए, जो कि दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, जैसे स्कूल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए। तो दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसके बेसिस पे ये दिया गया है। और सेंटर जो है वो भी अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इंक्रीज़ कर लिया है। अर्लियर जो 4.13 लाख करोड़ था उसको 25 करोड़ रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रोड्स में, अर्बन डेवलपमेंट में, वाटर सप्लाई और डिफेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं और जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कैपिटल इक्विपमेंट है डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको ये स्टिमुलस इसलिए दिया गया है बिकॉज उनकी जो भी उनको सैलरीज मिल रही थी कोविड-19 पेंडेमिक के बीच में, तो कुछ इंडिकेशन ये सजेस्ट करते हैं कि वो अपना जो भी एक्सपेंडिचर करते थे वो एक्सपेंडिचर वो नहीं कर पाए हैं। तो उनसे एक्सपेंडिचर करवाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टिमुलस दिया है, जिससे कि वो एक्सपेंडिचर करें और मार्केट में डिमांड आए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, इन्फ्लेशन क्रॉसेस 7%, फैक्ट्री आउटपुट श्रिंक्स। तो जो इन्फ्लेशन है, जो कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, वो 7% मार्क पे पहुंच गया है, जो कि रिजर्व बैंक ने जो भी 4+-2 का जो टारगेट रखा था कि अपर लिमिट 6 और लोअर लिमिट 2, उसके बेसिस पे उससे भी हाई जा चुका है और जो है वो 7.34% हो चुका है सितंबर में। और जो फूड प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं, अगस्त के 9.05% थी और अभी सितंबर में 10.7%। और जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो भी लगातार 6 मंथ से जो है वो नीचे आ रहा है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो IIP है वो 8% श्रंक हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट जुलाई से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है बिकॉज जुलाई में 10.8% जो है ये श्रिंक हुआ था। तो इसके बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट अपने लिए हो जाता है दैट इज़ IIP एंड CPI। सो CPI नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो एग्जामिन करता है जो भी प्राइस बास्केट डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक पूरे गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग वेट असाइन करके, अलग अलग परसेंटेज असाइन करके उनकी जो प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उसके बेसिस पे CPI जो है इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। अब CPI जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग से एसोसिएटेड है, तो उसी के बेसिस पे इन्फ्लेशन डिसाइड होता है। CPI जो है वो एवरेज जो भी चेंज होता है कंज्यूमर को कोई भी चीज़ परचेस करने में, उसमें जो चेंज आता है उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि किस चीज़ का प्राइस कितना बढ़ गया है। अब नेक्स्ट है IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो एक उसको कॉमनली एक इंडेक्स है जो कि ट्रैक करता है ऑल ओवर इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग
इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो पूरे इंडिया में चल रही है। वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि जो है वो इंडिकेटर होता है, और ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी में। अब यहाँ पे ये 6 वीक में अपना एक जो है वो डाटा रिलीज़ करता है, और करंटली जो है वो 2011-12 को बेस ईयर लेके जो भी अपनी फाइंडिंग्स है वो देता है। अब इसमें जो है 399 जो आइटम्स थे वो पहले 2004-5 में थे, जिनको बढ़ा के 407 कर दिया गया है। तो इसके बेसिस पे ये न्यूज़ है। अब यहाँ पे 3 सब डिवाइडेड जो 407 आइटम्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड माइनिंग है। तो इसके बेसिस पे ये है, और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको रिलीज़ करती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है जीएसटी नो कंसेशंस ऑन स्टेट्स जीएसटी कंपनसेशन। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स से उन्होंने जो है जब जीएसटी लॉ पास किया था तब स्टेट्स को ये श्योरिटी दी थी कि 5 इयर्स तक जो भी जीएसटी में आपका शॉर्टफॉल होगा वो शॉर्टफॉल सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी सेस जो कलेक्ट करती है उस सेस के बेसिस पे कंपनसेट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो सेस कलेक्शन है वो कम हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को जो उनका जीएसटी शॉर्टफॉल है उसका जो मनी है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही है। तो उसकी वजह से जो स्टेट से उनसे बोला गया कि आपको जो भी मनी है, जो भी आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी पे मार्केट से बोरो कर लीजिए। तो इसके लिए जो 10 स्टेट्स हैं वो उसको अपोज कर रहे हैं, और 21 जो कि जो स्टेट्स हैं वो इस बात पे एग्री कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ है। देन नेक्स्ट वन इज़ जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिसएंगेजमेंट है उसका जो 7th राउंड ऑफ टॉक है वो स्टार्ट हुआ, और वो चोसुल में स्टार्ट हुआ इंडियन साइड में मंडे को। और इसमें जो एक्सकलेशन जो लद्दाख बॉर्डर पे चल रहा है, मतलब दोनों जो चाइना और इंडिया हैं अपनी फोर्सेस को जो है वो पीछे ले रही हैं। तो उसके बेसिस पे ये है। अब लास्ट टाइम जब 6th राउंड ऑफ टॉक हो रहा था तो बीजिंग ने कमेंट किया था कि वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो उसके बाद जो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था कि जो यूनिलैटरली जो भी पोजीशन चेंज की गई है उसको इंडिया नहीं मानता है। सितंबर 29 को जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री है कि डिड नॉट रिकॉग्नाइज ड्यूटी ऑफ लद्दाख एंड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वॉज क्लियर इन दैट द एलएसी ऑफ नवंबर 1959। अब एमईए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बोला कि इंडिया ने जो है वो कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं किया है जो कि यूनिलेटरली जो भी डिफाइन की गई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब पूरा इशू क्या है इंडिया और चाइना के बीच में, कब कब जो है बॉर्डर टॉक्स हुई हैं इंडिया और चाइना के बीच में, ये नोट्स के बेसिस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब इशू क्या था इंडिया और चाइना के बीच में, जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे टेंशन इंक्रीज़ हुई थी। तो इंसिडेंट टुक ऑफ हुआ था जो नाकुला सेक्टर है पेंगोंग सो लेक के पास जो कि लद्दाख में है। अब जो आर्मी ने 2 इंसिडेंट जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में जो भी फेस ऑफ हुआ था उसको शांत कर दिया था। अब लोकल जो भी कमांडर्स हैं वो भी जो भी म्यूचुअली एक्सेप्टेड उनके प्रोटोकॉल्स हैं उसके बेसिस पे डायलॉग कर रहे हैं। अब जो नाकुला है वो कहाँ पे है? नाकुला एक सेक्टर है जो कि हाइट पे है 5000 मीटर अबव द मीन सी लेवल इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, और ये लोकेटेड है अहेड ऑफ चोलामू जो कि रिवर टीस्टा का सोर्स है। द अदर 2 passes located in सिक्किम आर नाथुला पास एंड जयलेपला पास। अब इसके बाद जहाँ पे अभी रिसेंटली जो भी इशू था वो पेंगोंग सो लेक जो कि 135 किलोमीटर
लॉन्ग लेक है जो कि हिमालयस में लोकेटेड है और अप्रॉक्सीमेटली 4550 मीटर की हाइट पे है, जो कि इंडिया से चाइना के बीच में जो है वो लाई करती है। इसका जो 1/3 पोर्सन है 45 किलोमीटर स्ट्रेच जो है वो इंडिया जो होल्ड करता है और 90% जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। ये टेथिस जियो सिंक्लाइन से बनी हुई लेक है, ये सॉल्ट वाटर लेक है। इसका सिग्निफिकेंस इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक चोसुल अप्रोच के पास पड़ती है, जहाँ से चाइना जो है ट्रांसग्रेशन के लिए उसको यूज़ कर सकता है इंडिया की टेरिटरी में। अब इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इशू है, इंडिया और चाइना के बीच में 3488 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑल द बाउंड्री इज डिस्प्यूटेड। और द लाइन विच जो भी लाइन उनके बीच की जो बाउंड्री को बताती है वो मैकमोहन लाइन बोलते हैं उसको। सर हेनरी मैकमोहन ने वो लाइन डिसाइड की थी। अब 1913 में जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट किया, जिसके बेसिस पे इंडिया और तिब्बत के बीच में जो है वो बाउंड्री जो है फॉर्मलाइज की गई और एक कन्वेंशन अडॉप्ट की गई, जिससे कि डीलिमिटेशन हुआ इंडो टिबेटन बाउंड्री का। और अब इंडिया इस बाउंड्री को मानता है लेकिन चाइना इस बाउंड्री को इलीगल बोलता है। तो इसके बेसिस पे 1957 में चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया आस्काई चीन और उसके बीच से एक रोड बना दी, जिसके बेसिस पे 1962 में फिर इंडिया चाइना का वॉर हुआ और चाइना ने जो है आस्काई चीन को होल्ड कर लिया। और उसके बाद जो भी मिलिट्री हेल्ड लाइन है अभी, अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे एक्शन लिए गए। सबसे पहला रीअप्रोचमेंट हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में 1976 में, जिसमें कि इंडिया और चाइना जो है उन्होंने हाई लेवल बॉर्डर टॉक्स किए 1981 में, लेकिन 8 राउंड ऑफ टॉक के बाद ये भी बंद हो गया। फिर प्राइम मिनिस्टर जो अपने 1988 में राजीव गांधी, उन्होंने चाइना की विज़िट की और जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो सेटअप किया। अब 1993 में एग्रीमेंट हुआ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इंडिया और चाइना के जो एक्सपर्ट ग्रुप हैं उनके बीच में ये भी साइन किया गया जॉइंट वर्किंग ग्रुप। 1996 में एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स साइन हुआ। फिर अगेन 2003 में 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम इंडिया एंड चाइना वर अपॉइंटेड टू फाइंड अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू बॉर्डर डिस्प्यूट। फिर 2019 में 9 तक दोनों ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने 17 राउंड ऑफ टॉक की, लेकिन फिर भी ये अनरिजॉल्व रहा। और अभी रिसेंटली जो अजीत डोभाल हैं उनको अपॉइंट किया गया और न्यूज़ में अपन ने देखा कि 7th राउंड ऑफ टॉक अभी जो रिसेंटली प्रॉब्लम है उसकी वजह से 7 राउंड ऑफ टॉक चल रहे हैं। देन नेक्स्ट वन इज यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, NGT ब्रेदर फॉर यूनिट्स। जो NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने कोई एक कंपनी है उसके ऊपर जो भी DPCC जो है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है उन्होंने जो भी फ़ाइन इम्पोज किया था 3 लाख रुपीज़, उसको थोड़ा कम कर दिया है। उन्होंने ये माना है कि ये जो MSME की कंपनी है बहुत छोटी है, तो उसके ऊपर अगर 3 लाख रुपीज़ का फ़ाइन लगाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा है, तो उस फाइन को कम करके 25,000 रुपीज़ कर दिया है। आप नोट्स के बेसिस पे NGT को भी एक्सेस कर सकते हैं। जो NGT है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2010 में अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, और ये स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट कोर्ट है जो कि स्पेशल जो भी कोर्ट केसेस रिलेटेड होते हैं एनवायरनमेंट से, उनको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के जो भी केसेस होते हैं उनको डील करती है। और इसके पास जुडिशियल पावर भी है जो इसको एक्सक्लूसिवली सिविल एनवायरनमेंट मैटर्स के लिए मिले हुए हैं। अब जो ट्राइब्यूनल है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करती है, और जो भी मेन स्ट्रीम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हैं वो इसको नहीं मिले हुए हैं। अब जो स्ट्रक्चर है इसमें ट्राइब्यूनल में एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर, और वो 5 ईयर्स के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं और रीअपॉइंटमेंट उनका पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोचिए ना, रीअपॉइंटमेंट कैसे हो पाएगा अगर कोई पर्सन जो है वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है, तो अगर वो बनाए जाते हैं तो उसके बेसिस पे उनकी एज तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी। तो जो चेयरमैन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
जो सिलेक्शन कमेटी शैल बी फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट। और 10 से 20 तक मेंबर्स हो सकते हैं। अब जो ज्यूरिसडिक्शन है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी सिविल केसेस होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनको जो है वो ये डील करती है और ये वर्क करती जैसे कि कोर्ट है। और NGT also appellate jurisdiction to appeal the appeal as a court tribunal. NGT by order can provide relief and compensation to the victims of pollution and other environmental damage. तो इसके बेसिस पे ये न्यूज़ है। इसमें जो 7 लॉ हैं इससे रिलेटेड, उन लॉज से ये अपने पावर्स लेती है NGT। नाउ NGT के बाद नेक्स्ट वन, no important news is here. Then yes, declare entire Punjab as notified principal market area, said SAD। अब जो गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं अभी, जिनको प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसमें जो लॉ हैं वो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का मानना है कि उससे उनका जो है जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट है। और साथ ही साथ जो स्टेट्स को जो भी मंडी टैक्स मिलने वाला था उससे, उसको भी एबॉलिश कर दिया गया है इस लॉ के बेसिस पे। तो अब गवर्नमेंट्स का ये कंसर्न है पंजाब और हरियाणा में कि उनको जो ये टैक्स मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। तो जो शिरोमणि अकाली दल है उन्होंने ये डिमांड की है कि पंजाब गवर्नमेंट से कि पूरा का पूरा जो भी पंजाब है उसको प्रिंसिपल मार्केट एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया है उसके बेसिस पे उसमें ये है कि अगर जो भी नोटिफाइड मार्केट एरिया है उसके बाहर कोई भी नोटिफाइड मार्केट एरिया के बाहर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी बेचेगा तो वहाँ पे उसको मंडी जो टैक्स है, लेवी है, वो नहीं देनी पड़ेगी। तो इसीलिए शिरोमणि अकाली दल की ये डिमांड है कि पूरा का पूरा जो पंजाब है उसको नोटिफाइड मार्केट एरिया डेजिग्नेट कर दिया जाए, जिससे कि कहीं पे भी अगर कोई पर्सन अपनी जो क्रॉप है वो सेल करेगा तो उसको मंडी टैक्स देना होगा। अब यहाँ पे जो कुछ सिविल राइट्स जो वर्कर हैं उन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे इंटरवीन करने की बात की है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में मुबारक मंडी करके एक मॉन्यूमेंट है एंड शेरगढ़ी कॉम्प्लेक्स है श्रीनगर में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने कुछ ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है। तो उसके बेसिस पे ये न्यूज़ है। देन नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पे एडिटोरियल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 4 या 5 एडिटोरियल हैं जिनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इक्वल स्टेक्स, ये पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देन दिस वन इज़ फेडरलिज्म नाउ अ पार्टीशन इंटरनल डायलॉग, ये फेडरलिज्म के बेसिस पे है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो GST लॉ है वो पास करवा दिया। फिर उसके बाद ये जो है एग्रेरियन क्राइसिस के बेसिस पे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये फार्म लॉ हैं वो पास करा दिए। एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो GST जो लॉ है उसको पास किया था, और उसमें क्या बात थी इसके बेसिस पे है। देन नेक्स्ट वन इज़ जो अभी नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में दिया गया है जीन एडिटिंग के लिए, क्रिस्पर Cas9 जो टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे है। ये वाला जो है वो टेनिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज़ ये आर्टिकल जो है वो TRP से रिलेटेड है। इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है TRP के बारे में कि जो रेटिंग्स हैं वो कैसे मैनिपुलेट की जा सकती हैं। देन ये दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है उसको कैसे कर्ब किया जा सकता है उसके बेसिस पे ये आर्टिकल है। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है वो बहुत हद तक उसमें पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है। अब इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है राइटर ने कि जो भी यूनियन कैबिनेट है उसमें जितने भी मिनिस्टर्स हैं आज के टाइम पे वो सारे के सारे वन पॉलिटिकल पार्टी से होके आते हैं, और जो यूनियन कैबिनेट है वो सिंगल पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी है उसको जो है डेजिग्नेट करती हुई
बनाई गई है, बिकॉज जो शिवसेना है उसने भी रेजिग्नेशन दे दिया था 2019 में ही। फिर उसके बाद जो है रामविलास पासवान जो हैं उनकी डेथ अभी हो गई है, तो उसके बेसिस पे जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो लीडर थे वो भी नहीं हैं, एंड जो एसएडी शिरोमणि अकाली दल है उनके लीडर जो थे हरसिमरत कौर बादल, वो भी अब मिनिस्टर नहीं है। तो इसके बेसिस पे बात यहाँ पे की गई है कि ओनली जो है वन पार्टी का रूल यहाँ पे जो है वो आ गया है। तो प्रिटी मच ये पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। देन यहाँ पे फेडरलिज्म नाउ आ पार्टीशन इंटरनल डायलॉग, मतलब राइटर का कहना है कि फेडरलिज्म मतलब किस बात का फेडरलिज्म। अब तो ये एक तरह से इस पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो राइटर ने स्टार्ट किया है, उन्होंने बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लॉन्च किया था तब स्टेट्स के साथ बहुत सारे वादे किए थे कि हाँ आपका जो भी रेवेन्यू जो है शॉर्टफॉल होगा उसको हम एस्टिमेट कर ले रहे हैं अभी से 14% एक्स्ट्रा जो भी रेवेन्यू है, हर साल 14% आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। फिर उसके बाद हम उसको 2022 तक कंपनसेट करेंगे। और उसके बाद कंट्रोलर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी पेंडेमिक के वजह से मना कर दिया देने से, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो भी सेस है, शॉर्टफॉल जो भी रेवेन्यू जीएसटी रेवेन्यू में शॉर्टफॉल हो रहा है उसकी पूर्ति के लिए यूज़ करना था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको अपना जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें भी रखा हुआ है। अब स्टेट जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं या जो बीजेपी की अलाय स्टेट्स हैं, उन्होंने तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान है कि मार्केट से बोरोइंग करने का, उस प्लान को वो मानने के लिए तैयार हो गए। बट जो 10 अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उन्होंने उनकी बात मानने से पूरी तरह से मना कर दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसर्न ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से बोरो करके वो जीएसटी कंपनसेशन के पैसे देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा। उसकी जो रेटिंग्स हैं, जो वर्ल्ड की अलग अलग रेटिंग एजेंसीज जो रेटिंग्स देती हैं, वो रेटिंग्स उसकी कम हो सकती हैं। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इंडिया के मार्केट में कम हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो इस साल अगला जो इशू जो राइटर ने उठाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को इस साल जो है वो हायर बोरोइंग लिमिट जो दे दी है, लेकिन उसके साथ में कुछ कंडीशन रखी हुई हैं कि उनको जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ में वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो स्कीम अपने यहाँ पे अपने स्टेट में थ्रू आउट इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे ही उनकी वो जो लिमिट है, जो एडिशनल बोरोइंग लिमिट है, वो जो है वो ओपन होगी। अब यहाँ पे राइटर का कंसर्न ये है कि जो भी ये वर्ल्ड बैंक्स की रेटिंग्स हैं जैसे भी प्रिपेयर की गई हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, इसमें क्रिटिक्स का मानना ऐसा है कि ये जो है वो अच्छे से मॉनिटर नहीं करता है इंडिया की जो पोजीशन है। देन एग्रेरियन क्राइसिस के बेसिस पे अगला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी अपने जो ये फार्म लॉज और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ लेके आए हैं, तो उसके बेसिस पे जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं वो अब प्राइवेट पार्टीज़ डायरेक्टली फार्मर्स से कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं, तो जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो बिगड़ सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को जो उससे टैक्स मिलता है वो मिलना फिर कम हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे ये आर्टिकल था। द नेक्स्ट वन इज जीन एडिटिंग द गुड फर्स्ट एंड देन द बरीज। तो इस आर्टिकल में राइटर ने ये बात की है कि जो भी ये जीन एडिटिंग टूल है, ये जो है वो एमेनुअल कारपेंटर एंड जो है एक और साइंटिस्ट हैं जेनिफर दोंडा, उनको ये दिया गया है। जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, इट इज़ क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट CAS9 क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 है। वो सिस्टम है जीन एडिटिंग टूल का, जहाँ पे जो एक फॉल्टी जीन, जो एक कोई डिज़ायर्ड ट्रेट से रिलेटेड जो जीन होता है उसको
कट करके वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे दूसरा जीन जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि इसका जो यूज़ है वो एग्रीकल्चर में, मेडिकल की फील्ड में और अलग अलग जो भी बायोलॉजी की फील्ड है वहाँ पे बहुत हद तक बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी ये जो है वो टेक्नोलॉजी इवन सिर्फ 12 ईयर्स पहले ही इवॉल्व 2012 में ही इवॉल्व हुई थी, और इवन 8 ईयर्स में इतनी ज़्यादा कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो इतना ज़्यादा जिसका यूज़ नहीं किया गया उतना इसका यूज़ किया गया। अब ऐसे ही क्विक रिजल्ट दिए हैं पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, जिसका इन्वेंशन जो है वो म्यूलिस ने किया था 1983 में। अब जो नोबेल प्राइज़ जो है कभी भी साइंस के फील्ड में जब भी दिया जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई जो कंट्रोवर्सी है वो, नोबेल प्राइज़ जो है वो साइंस की फील्ड में जब भी दिया जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी अटैच हो जाती। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि जो भी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है उसकी डिस्कवरी 1987 में हो चुकी थी, जो कि जापानीज रिसर्चर ने एक अनयूजुअल होमोलॉजस डीएनए सीक्वेंस को देख लिया था एक यू बैक्टीरियल जीन में। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज़, जीन एडिटिंग टूल वॉज बाय लिथुआनियन बायोकेमिस्ट। नोटेबल डिस्कवरी हुई थी क्रिस्पर की, जो कि जीन एडिटिंग टूल है उसको जो है वो लिथुआनियन बायोकेमिस्ट ने ऑब्जर्व कर लिया था 2012 में। इनका नाम है सिल्केंस शोड दैट CAS9 could cut purified DNA in a test tube and सेम डिस्कवरी जो कि इन दोनों साइंटिस्ट ने की है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो अब उसके बेसिस पे ये यहाँ पे इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। अब साइंटिस्ट का यहाँ पे कहना है कि जैसे ये राइटर का कहना है कि जैसे ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है वैसे ही जो है वो जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस टेक्नोलॉजी है, जिनको डैना कैरोल ने फाइंड किया था। उन्होंने ये सिस्टम फाइंड किया था, तो उनको भी अगर इसके साथ में प्राइज़ दे दिया जाता तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता। अब यहाँ पे इंडिया में इसकी जो यूटिलिटी है वो उतना अच्छे से नहीं हो रही है, इंडियन साइंटिस्ट इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसके साथ कुछ कंसर्न भी हैं कि 2018 में जो चाइनीज़ साइंटिस्ट हैं जिनाकुई, उन्होंने एडिट कर दिया था ह्यूमन का एम्ब्रियो, और उसके बेसिस पे जो जो हैं वो ट्विन गर्ल्स जो है वो पैदा हुई थी। तो उन्होंने ये अपनी बात रखी थी कि जो भी ये ट्विन गर्ल्स हैं उनको जो HIV इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट होने से HIV इन्फेक्शन। और ये जो फर्स्ट एडिटेड जीन बेबीज़ ऑफ द वर्ल्ड ये कहलाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जो है इनको ऐसा बोला गया था। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक पैनल फॉर्म किया कि जो भी ये सारे रिसर्च वर्क करते हैं उनका जो है एक ओपन और ट्रांसपेरेंट डेटाबेस तैयार करना है। अब इंडिया में इसके बेसिस पे भी सेवरल रूल्स, गाइडलाइन, पॉलिसीज़ जो हैं, रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल 1989, ये जो रूल है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बेसिस पे है। The above act and the National Ethical Guideline for Biochemical and Health Research involving the Human Participant 2017, तो ये ICMR की गाइडलाइन भी है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ द टायरनी ऑफ TRPs। अब इंडिया में कोई भी जो जैसे मीडिया है उसको अगर कोई रेगुलेट करे, ऐसा बोला जाता है कि मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तो मीडिया भी किसी से भी रेगुलेट होना नहीं चाहती। जजेस को अगर बोला जाए कि आपको कोई रेगुलेट करे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना के, तो जजेस भी अपने आप को रेगुलेट करना खुद ही चाहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन ही चाहते हैं। तो हर एक फील्ड में जो है सेल्फ रेगुलेशन अगर रहेगा तो वहाँ पे कोई ना कोई जो टायरनी है वो रहेगी ही। अब यहाँ पे राइटर ने कुछ जो है ब्रॉडर बहुत सारे जो है डाटा पॉइंट्स यहाँ पे
रखे हुए हैं कि इंडिया में जो है वो 760 मिलियन से लेके 800 मिलियन मीन्स 80 करोड़ लोग तक जो है वो टीवी बंद से ना बीक तो देखते ही हैं। और जो टीवी का जो पेनिट्रेशन है वो 52% है रूरल एरियाज़ में, 87% अर्बन एरियाज़ में। डायरेक्ट टू होम है वो 70 से 80 मिलियन हाउस होल्ड यूज़ करते हैं। केबल 60 मिलियन है और टेरेस्ट्रियल by about 10 and 20 million household. About 550 million household individual tune to a टीवी daily, और वो 3 से 4 घंटे जो हैं वो टीवी देखने में जो है व्यतीत करते हैं। और लगभग 800 चैनल हैं इंडियन टेलीविज़न में। और इंडियन टेलीविज़न का ये जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है वो 66,000 करोड़ का है, जिसमें से 40% जो है वो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है और 60% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो इंडिया में जो एडवर्टाइजमेंट का मार्केट है वो 10 बिलियन से लेके 12 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। और जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग है जो मोबाइल पे है वो 2 बिलियन तक की होती है। अब जो टीआरपी है वो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट इस तरह से मैनेज की जाती है कि जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है वो जो है बैरोमीटर जो है वो इंस्टॉल करती है। 22,000 बैरोमीटर हैं 44,000 घरों में। अब डिजिटल एडवर्टाइजमेंट इतना करने से उनको सिर्फ 22,000 बैरोमीटर लगाने से 25,000 करोड़ रुपीस की डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होती है। तो यहाँ पे राइटर का कहना ये है कि अगर हर एक हाउस होल्ड को एट्रीब्यूट किया जाए तो इवन 1 करोड़ रुपीस की जो टीवी चैनल्स हैं उनको 1 करोड़ रुपीस की एडवर्टाइजमेंट मिल सकती है अगर वो एक हाउस होल्ड को क्या करें, वो एक हाउस होल्ड को अगर पकड़ के चलें तो देयर आर मीडिया जो है वो फीस कमीशन और भी अदर चीज़ों से भी पैसे अर्न करती है। तो इसके बेसिस पे ये राइटर ने बताया कि क्यों ना जैसे यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, उस पे जो भी अकाउंट होता है उस पे जो भी यूज़र है उसको ये पता चल जाता है कि उसका वीडियो किसने देखा, उसको क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कितने आवर्स तक देखा। तो क्या ऐसा सिस्टम इंडिया में लॉन्च नहीं किया जा सकता जहाँ पे सेट टॉप बॉक्स में अगर कोई चिप इम्प्लीमेंट कर दी जाए या सेट टॉप बॉक्स में कुछ चेंजेस लेके आए जाएं, जिससे कि पूरा का पूरा जो आवर्ली टाइम है, कौन सा प्रोग्राम देखा, कब क्या देखा, तो उसके बेसिस पे ये सारा कुछ पता चल जाएगा और बहुत अच्छे से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है, यहाँ राइटर का कहना है। देन एयर पॉल्यूशन जो है वो कोविड-19 के पहले बहुत अच्छी कंडीशन में था, लेकिन जो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है और 2.10 है वो नेशनल स्टैंडर्ड से भी बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं और जो WHO का स्टैंडर्ड है उससे भी जो है उसकी भी लिमिट को क्रॉस कर दिया है। और दिल्ली में जो टॉक्सिक एयर है वो कंटेन कर रही है हाई डोजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और लैक ऑफ विंड जो है अगर होती है तो पॉल्यूशन का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दिल्ली जो है वो 65% वहाँ पे पॉल्यूशन का रिडक्शन होना चाहिए। ये आर्टिकल जो है वो राइटर ने इस बेसिस पे लिखा है कि बिकॉज ऑफ दीपावली जो है वो क्रैकर्स बर्निंग होंगे और जो है फार्मर्स हैं पंजाब हरियाणा में वो स्टबल बर्निंग करते हैं, तो उसके बेसिस पे भी दिल्ली में पॉल्यूशन और इंक्रीज़ ही होना है, इससे डिक्रीज़ नहीं हो सकता। तो नेशनल स्टैंडर्ड के लेवल पे पहुंचने के लिए दिल्ली को 65% रिडक्शन करना पड़ेगा जो भी पॉल्यूशन है, हर एक चीज़ों से रिलेटेड जो भी हो रहा है, व्हीकल्स है, ट्रक्स है, टू व्हीलर्स हैं, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं 20 से 40% जो है PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन के लिए। अब व्हीकल एमिशन को अगर ट्रैक कर लिया जाए तो जहाँ पे एमिशन स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो इसके बेसिस पे बहुत हद तक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब सबसे पहला गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो नेशनल स्टैंडर्ड सेटअप करे जहाँ पे
व्हीकल्स की कंपल्सरीली टेस्टिंग होनी चाहिए, बट दिल्ली में ये सिर्फ 25% ही व्हीकल में ऐसा हो पाता है। देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ में मैक्सिको सिटी है, बोगोटा है, इस्तांबुल है, जोहान्सबर्ग है, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और उससे उनको बेनिफिट भी मिला हुआ है। देन सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी है कि दिल्ली की जो बस फ्लीट है उसको बढ़ाना चाहिए और साथ में उसको मेट्रो के बिल्कुल साथ में लेके आना चाहिए, और ऑड इवन पॉलिसी भी हेल्प कर सकती है। अब जो लार्जर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड बर्निंग नहीं करते हैं, तो उसके बेसिस पे काफ़ी हद तक पॉल्यूशन जो है उससे जो है वो हेल्प की बचा जा सकता है। जो ईवी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उनका जो यूज़ किया जाएगा तो उसके बेसिस पे उनको जो है रोड टैक्स जो है उस पर थोड़ी कमी की जा सकती है। जो भी लोन से रिलेटेड रेट्स हैं उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये आर्टिकल है। थैंक यू वेरी मच।